जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 104वीं वीडियो बनाकर इसके 176वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम राज्यपाल का विशेष अभिभाषण पर बात करेंगे। बता दें कि यह स्रोत भारत के संविधान के एक अनुच्छेद से उद्धृत है जो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल को विधानसभा या दोनों सदनों को संबोधित करना होगा। इस अभिभाषण का उद्देश्य विधानमंडल को उसके आहूत करने के कारणों की जानकारी देना है। इसके अतिरिक्त नियमों में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि इस अभिभाषण में उल्लिखित विषयों पर चर्चा के लिए समय आवंटित किया जाए। चलो आओ पहले सुनते हैं संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। पहले हम यह सुनेंगे, इसके बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। साथियों, संविधान का यह है अनुच्छेद 176, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 1(4) के आरंभ में और प्रत्येक विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल विधानसभा को या विधान परिषद वाले राज्य के मामले में दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेगा और विधानमंडल को अपने आह्वान के कारणों से अवगत कराएगा। 2) सदन या किसी भी सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन का प्रावधान किया जाएगा। 1) हर साल हम देखते हैं कि विधानसभा की कार्यवाही एक भाषण से शुरू होती है, राज्यपाल का अभिभाषण। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक रस्म है? असल में ये एक ऐसा भाषण है जो आने वाले पूरे साल का एजेंडा तय कर देता है। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली संवैधानिक परंपरा के पीछे के राज को समझते हैं। अनुच्छेद 176 यानी राज्यपाल का अभिभाषण। हाँ, ये एक बहुत जाना पहचाना राजनीतिक रिवाज है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता है या फिर इसके पीछे कोई गहरा संवैधानिक मतलब भी छिपा है? आइए पता लगाते हैं। देखिए, पहली नजर में तो ये किसी शाही समारोह जैसा लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ कोई परंपरा या रस्म नहीं है। ये एक संवैधानिक अनिवार्यता है, मतलब इसे करना ही करना है। और ये एक ऐसा नियम है जो पक्का करता है कि सरकार अपनी योजनाओं के लिए जनता के प्रति जवाबदेह रहे। बिल्कुल, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि करना है या नहीं करना। अनुच्छेद 176 के तहत ये एक कानूनी जरूरत है और यही चीज इस भाषण को एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट बना देती है। तो चलिए अब सीधे संविधान के पन्नों को खोलकर देखते हैं। तो ठीक है, अब सीधे अनुच्छेद 176 के टेक्स्ट पर आते हैं। इसे तोड़कर समझते हैं कि इसकी कानूनी भाषा का आसान शब्दों में मतलब क्या है। अब ये जो कानूनी भाषा है थोड़ी मुश्किल लग सकती है ना? पर असल में ये एक बहुत ही साफ सुथरा रोड मैप देती है। ये हमें बिल्कुल सीधे सीधे बताती है कि कौन बोलेगा, कब बोलेगा, किससे बोलेगा और सबसे जरूरी क्यों बोलेगा। तो देखिए, इसे ब्रेक डाउन करते हैं। कितना सिंपल है। पहला, वक्ता कौन? राज्यपाल। दूसरा, समय क्या है? साल का पहला सेशन या फिर चुनाव के ठीक बाद वाला सेशन। तीसरा, श्रोता कौन है? पूरा विधानमंडल, मतलब विधानसभा और विधान परिषद के सारे सदस्य। और चौथा, सबसे जरूरी, उद्देश्य क्या है? सत्र बुलाने के कारण बताना। तो ये जो भारी भरकम सा फ्रेज है, सत्र बुलाने के कारण, इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार की सालाना टू डू लिस्ट है। मतलब वो आधिकारिक प्लान जिसे सरकार सबके सामने रखती है कि देखिए इस साल हम ये करने वाले हैं। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये टू डू लिस्ट क्या है। पर अब सवाल ये उठता है कि ये सरकार का एजेंडा तय करने में इतनी इम्पोर्टेंट भूमिका क्यों निभाती है? इसे एक तरह से सरकार का मिशन स्टेटमेंट कह सकते हैं, जो सार्वजनिक किया जाता है, या फिर किसी फिल्म के ट्रेलर की तरह सोचिए। जैसे ट्रेलर देखकर पता चलता है कि फिल्म में क्या होने वाला है, वैसे ही ये भाषण आने वाले साल के लिए सरकार की योजनाओं का एक प्रीव्यू देता है। इससे पता चलता है कि सरकार का इरादा क्या है और कौन से मुद्दे उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं।
तो ये सिर्फ एक प्लान बता देना नहीं है, ये भाषण सरकार के परफॉर्मेंस को मापने के लिए एक बेंचमार्क सेट कर देता है, एक पैमाना। और यहीं से, बिल्कुल यहीं से जवाबदेही का यानी अकाउंटेबिलिटी का पहला और सबसे ज़रूरी कदम शुरू होता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तक तो लग रहा है कि सरकार आती है, अपनी योजना बताती है और बस काम खत्म। पर क्या हो अगर ये भाषण सिर्फ एक तरफा ऐलान न हो, बल्कि एक जोरदार बहस की शुरुआत हो? और यहीं पर आता है इस अनुच्छेद का दूसरा हिस्सा, जो इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी पहलू को सामने लाता है। ये हिस्सा एक संवैधानिक गारंटी देता है, गारंटी कि राज्यपाल के भाषण में जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उन पर सदन में डिस्कशन होगा, चर्चा होगी। यही वो मैकेनिज्म है जो एक भाषण को, एक मोनोलॉग को एक जिंदा डायलॉग में बदल देता है। और यही चीज ये पक्का करती है कि सरकार को अपनी योजनाओं के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके। ये असल में लोकतंत्र को एक्शन में देखना है। तो इसे ऐसे समझें, इस पूरी प्रक्रिया के 2 क्लियर कट हिस्से हैं। पहला है भाषण, जिसमें सरकार अपना एजेंडा सबके सामने रखती है, और दूसरा है चर्चा, जिसमें विधानमंडल उसी एजेंडे पर बहस करता है, सवाल उठाता है और सरकार को जवाबदेह बनाता है। तो देखिए, जो चीज़ एक औपचारिक समारोह की तरह शुरू हुई थी, वो असल में हमारे लोकतंत्र का एक कितना मजबूत और कितना ज़रूरी स्तंभ है। तो अगली बार जब राज्यपाल का अभिभाषण हो, तो ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ कुछ शब्दों का लेखा-जोखा नहीं है। ये पूरे साल की राजनीति की दिशा तय करने वाली एक बहुत बड़ी बहस की शुरुआत है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भाषण एजेंडा तो तय कर देता है, ठीक है, पर उस एजेंडे के प्रति सरकार को जवाबदेह ठहराने की असली ताकत वो किसके पास है? इस पर सोचना जरूरी है। सोचिए, एक नई सरकार बड़े बड़े वादों के साथ चुनाव जीतती है जी। अब उन्हें अपनी योजनाओं का ऐलान करना है, लेकिन संविधान कहता है कि वो बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब नहीं बता सकते। जी। उन्हें एक औपचारिक और बहुत ही महत्वपूर्ण मंच से गुजरना पड़ता है, बिल्कुल, जो किसी विधायी थिएटर के ओपनिंग नाइट जैसा है। बिल्कुल। आज हम उसी ओपनिंग नाइट की कहानी में उतर रहे हैं, जिसका निर्देशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत होता है। जी। ये है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। हमारे पास इसका मूल संवैधानिक पाठ है और हमारा मकसद इस ऊपरी तौर पर औपचारिक दिखने वाली प्रक्रिया के पीछे छिपे राजनीतिक दांवपेच और लोकतंत्र की असली ताकत को समझना है। बिल्कुल। तो चलिए इस संवैधानिक नाटक का पर्दा उठाते हैं। तो अनुच्छेद 176(1) की पहली लाइन ही ध्यान खींचती है। जी। इसमें लिखा है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे। हाँ। अंग्रेजी में कहते हैं शैल एड्रेस। यहाँ कर सकते हैं या मे एड्रेस जैसा कोई विकल्प ही नहीं दिया गया। ये सुनने में एक छोटा सा शब्द लगता है, पर क्या इसका मतलब ये है कि ये कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक हुक्म है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक तरह का संवैधानिक ताला है। ये संसदीय लोकतंत्र के उस सबसे बड़े नियम को पक्का करता है कि सरकार, मतलब कार्यपालिका, हमेशा विधायिका के प्रति जवाबदेह रहेगी। वो अपनी मर्जी की मालिक नहीं है। अच्छा। शाल शब्द का मतलब है कि सरकार को राज्यपाल के जरिए सदन के सामने आकर खड़ा होना ही पड़ेगा, उन्हें बताना ही पड़ेगा कि वो क्या करने वाले हैं। राज्यपाल का भाषण असल में उस चुनी हुई सरकार की आवाज होता है, उनकी नीति, उनके इरादे, उनके वादों का एक आधिकारिक ऐलान। अच्छा, तो ये सरकार का पहला आधिकारिक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। सही कहा। और संविधान इसके लिए समय भी तय करता है ना। 2 खास मौके, पहला हर आम चुनाव के बाद और दूसरा हर साल के पहले सत्र में। इन 2 अलग अलग मौकों का क्या खास मतलब है? देखिए, इन दोनों समयों को बहुत सोच समझकर चुना गया है। चुनाव के बाद का जो पहला भाषण होता है वो नई सरकार के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक लॉन्च पैड की तरह है। लॉन्च पैड कैसे? उन्होंने जनता से जो वादे किए, जो जनादेश उन्हें मिला, अब उसे वो एक सरकारी एजेंडे की शक्ल देते हैं। ये दुनिया को बताता है कि अगले 5 साल इस सरकार की दिशा क्या होगी। ये एक तरह से नई शुरुआत का बिगुल है। और जो हर साल होता है वो तो एक रूटीन जैसा लगता होगा। ऊपर से देखने पर लग सकता है, लेकिन वो भी उतना ही जरूरी है। हर साल के पहले सत्र का भाषण सरकार का सालाना रिपोर्ट कार्ड और आने वाले साल का एक्शन प्लान होता है। रिपोर्ट कार्ड और एक्शन प्लान, हाँ। सरकार बताती है कि पिछले साल क्या हुआ, क्या हासिल किया और आने वाले वित्तीय वर्ष में उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। अक्सर आने वाले बजट की पहली झलक भी इसी में मिल जाती है। सही। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सरकार हर साल विधायिका की कसौटी पर कसी जाए,
ये जवाबदेही को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बनाता है, न कि सिर्फ 5 साल में एक बार होने वाली घटना। स्रोत में एक और दिलचस्प लाइन है, राज्यपाल विधानमंडल को उसके बुलाए जाने के कारणों की सूचना देंगे। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम इस सत्र में ये 5-10 बिल पास करने वाले हैं, या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये एक एजेंडा लिस्ट से कहीं ज्यादा है। बुलाए जाने का कारण बताने का मतलब है कि सरकार पूरे सत्र के लिए एक मिशन स्टेटमेंट जारी कर रही है। मिशन स्टेटमेंट? हाँ, ये सिर्फ बिलों की सूची नहीं है, ये सरकार की प्राथमिकताओं का आईना है। इससे पता चलता है कि सरकार किन मुद्दों को सबसे जरूरी मानती है, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो या सामाजिक कल्याण। इसी भाषण से पूरे सत्र की बहस की दिशा तय होती है। तो ये एक रोड मैप की तरह है जो सदन को बताता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में विधायी यात्रा कैसी होगी। हाँ, एक ऐसा रोड मैप जिससे तुरंत चुनौती दी जा सकती है। सरकार रास्ता दिखाती है और विपक्ष तुरंत पूछता है कि क्या ये रास्ता सही भी है या नहीं। अच्छा, ये सदस्यों को तैयारी करने का मौका देता है। उन्हें पता होता है कि सरकार के तर्कश में कौन से तीर हैं और उन्हें अपने कौन से सवाल तैयार रखने हैं। इसके बिना सत्र दिशाहीन और बिखरा हुआ हो सकता है। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। भाषण सरकार लिखती है, लेकिन उसे पढ़ता कौन है? राज्यपाल, जो कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, किसी पार्टी के नहीं। क्या इसमें कभी कोई टकराव या कोई अजीब स्थिति पैदा हुई है? मतलब क्या कभी ऐसा हुआ है कि राज्यपाल अपनी सरकार के लिखे भाषण से सहमत ना हो? ये एक बहुत ही नाजुक और दिलचस्प संवैधानिक तनाव का बिंदु है। भाषण सरकार का होता है, पर आवाज राज्यपाल की। और हाँ, ऐसे कई मौके आए हैं जब इस प्रक्रिया में चिंगारियां उठी हैं। सच में? हाँ, कई बार राज्यपालों ने भाषण के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई है, उन्हें अनुचित या तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। कुछ मामलों में तो राज्यपालों ने भाषण के विवादास्पद पैराग्राफ को पढ़ने से ही इनकार कर दिया या उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गए। सच में? तो फिर क्या होता है? ये तो एक तरह का संवैधानिक संकट हो गया। बिल्कुल, और यही चीज इस प्रक्रिया को सिर्फ एक रस्म से कहीं ज्यादा एक राजनीतिक घटना बना देती है। जब ऐसा होता है तो ये दिखाता है कि राज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये स्थिति राज्यपाल के पद की दुविधा को भी उजागर करती है। एक तरफ उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना है, दूसरी तरफ उन्हें संविधान की रक्षा की शपथ भी लेनी होती है। तो वो क्या करें? यही सवाल है। अगर उन्हें लगता है कि भाषण में कुछ ऐसा है जो संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है, तो वो क्या करें? ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय है और इसने कई बार विवादों को जन्म दिया है। ठीक है, तो सरकार ने अपना पूरा रोड मैप सदन के सामने रख दिया, भले ही राज्यपाल के साथ पर्दे के पीछे थोड़ी खींचतान हुई हो। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि विपक्ष को बस बैठकर सुनना है और तालियां बजानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर संविधान का दूसरा हिस्सा, अनुच्छेद 176(2), इस एकतरफा घोषणा को एक दो तरफा जोरदार बहस में बदल देता है। अच्छा। संविधान कहता है कि इस भाषण पर चर्चा के लिए समय आवंटित करना अनिवार्य है। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है। ठीक है, तो संविधान कहता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन असल में ये चर्चा होती कैसे है? क्या इसका कोई खास नाम या प्रक्रिया है? हाँ, और इसी प्रक्रिया को धन्यवाद प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव। भाषण के बाद सत्ता पक्ष का एक सदस्य राज्यपाल को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन ये नाम जितना विनम्र लगता है, इसके पीछे की प्रक्रिया उतनी ही आक्रामक हो सकती है। आक्रामक? हाँ, इस प्रस्ताव पर कई दिनों तक बहस चलती है और ये वो पहला और सबसे सुनहरा मौका होता है जब विपक्ष सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा सकता है। मतलब सरकार अपनी योजनाओं का खाका पेश करती है और विपक्ष उस खाके की हर लाइन की चीरफाड़ करता है। एकदम। विपक्ष इस बहस के दौरान संशोधन भी पेश कर सकता है। वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उन मुद्दों को उठा सकते हैं जिनका भाषण में जिक्र तक नहीं है, और सरकार की पिछली नाकामियों को सदन के सामने रख सकते हैं। मुझे याद है, एक बहुत वरिष्ठ विधायक ने एक बार कहा था कि धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस साल की सबसे अच्छी बहस होती है। अच्छा। क्योंकि तब तक सब तरोताजा होते हैं और सरकार के पास छिपाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, सब कुछ खुला होता है। एक मिनट, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो सरकार गिर भी सकती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक साधारण धन्यवाद कहने वाले प्रस्ताव में इतनी ताकत कैसे? हाँ, यही तो संसदीय लोकतंत्र का असली जादू है। धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग को सरकार के लिए एक विश्वास मत की तरह देखा जाता है। विश्वास मत? हाँ, अगर विपक्ष का कोई संशोधन पास हो जाता है या मूल धन्यवाद प्रस्ताव गिर जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार ने सदन में
अपना बहुमत खो दिया है। इसे सरकार की हार माना जाता है और नैतिक रूप से उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। वाह, तो ये सिर्फ एक बहस नहीं है, ये सरकार के अस्तित्व और सदन में उसकी ताकत का लिटमस टेस्ट है। निश्चित रूप से। सोचिए एक ऐसी सरकार के बारे में जिसके पास बहुत मामूली बहुमत हो, 100 की विधानसभा में 52 विधायक। बहुत कम मार्जिन है। उनके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग किसी तलवार की धार पर चलने जैसा है। विपक्ष का हर संशोधन, हर भाषण एक राजनीतिक दाव होता है सरकार को गिराने का। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया सिर्फ कागजी नहीं है, इसके बहुत वास्तविक और गंभीर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, भाषण की अनिवार्यता, उसका समय, उसके पीछे का तनाव और उस पे होने वाली तीखी बहस, तो तस्वीर साफ हो जाती है। राज्यपाल का अभिभाषण सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये तो लोकतंत्र की एक वार्षिक परीक्षा है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये प्रक्रिया राज्य स्तर पर संसदीय प्रणाली की नींव का पत्थर है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत समझदारी से ये सुनिश्चित किया कि कोई भी सरकार, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकती। सही बात है। उन्हें नियमित रूप से विधायिका के सामने आकर अपना हिसाब देना होगा, उनके सवालों के तीर झेलने होंगे और उनका विश्वास जीतना होगा। ये इस बात का प्रतीक है कि असली शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में है। तो आज हमने अनुच्छेद 176 की परतों को खोला। हमने देखा कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण एक अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों का घोषणा पत्र है, विपक्ष के लिए हमलों का पहला मंच है और सरकार के लिए बहुमत साबित करने की पहली बड़ी चुनौती है। ये हर साल हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में संवाद, बहस और जवाबदेही सबसे ऊपर है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जिस पर हमारे सुनने वालों को सोचना चाहिए। क्या? हमने आज राज्यपाल और सरकार के बीच के तनाव की बात की। अब जरा ये सोचिए, अगर किसी स्थिति में राज्यपाल को लगता है कि सरकार द्वारा लिखा गया भाषण सिर्फ एक राजनीतिक दल का प्रचार है और उसमें राज्य के संवैधानिक मूल्यों का ध्यान नहीं रखा गया है, तो उनके पास क्या विकल्प है? ये सोचने वाली बात है। एक संवैधानिक प्रमुख के तौर पर अपने कर्तव्य और एक विवेकशील नागरिक के तौर पर अपनी अंतरात्मा के बीच वो संतुलन कैसे साध सकते हैं? इसका जवाब हमारे संविधान की सबसे जटिल पहेलियों में से एक है। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।